फ्रेगाइल ऑर्गन होता है, ऐसा अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं. They say this because they don't have knowledge. So let's start your journey to know more about your heart for a risk-free life ahead. Hello everyone, this is dietitian Falak Nas. I have been working with hospitals so many years. Now I am looking forward to some online platform to share my knowledge with you. And I am feeling very happy to share these basic things which you should know about your heart. According to WHO, it is estimated that कि दुनिया में हर 8वीं डेथ हाइपरटेंशन की वजह से होती है. हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स मेंस में ज़्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू वुमेन. और हाइपरटेंशन इज द थर्ड मोस्ट लेडिंग किलर इन द वर्ल्ड. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अननोइंगली अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती हैं, और हमें नहीं पता होता कि हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से फॉलो करें जिससे हम हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहें या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से बचे रहें. हाइपरटेंशन कोई डिसीज़ तो है नहीं, बस एक सिम्टम होता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे हार्ट में बहुत सारी दिक्कत शुरू हो सकती है. तो इसके लिए हमें अपने हार्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप कि मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको आपके हार्ट के बारे में दे सकूँ. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग मशीन है. जिस तरीके से हमारे घरों में पानी को पंप करने का काम हमारी मोटर्स और पंपिंग मशीन्स करती हैं और टैंक में पानी को भरती हैं और हमारे घर में पानी का जो है सर्कुलेशन पूरे घर में होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट. और सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स और टिश्यूज़ हैं उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाना ब्लड का काम होता है. और ये ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से पंप होकर. हमारा जो हार्ट है वो हमारे फिस्ट के जितना बड़ा होता है. कुदरत ने हमारे हार्ट को चैम्बर से बनाया है, जिसमें हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. हमारा हार्ट डिवाइडेड है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, जिसमें बीच की जो पार्ट होता है वो होता है सेप्टम. हमारा हार्ट कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, जिसका काम होता है जो काफ़ी स्ट्रेंथन होती हैं, और ये मसल्स निरंतर हमारे हार्ट के रिदम को बनाए रखते हैं. और ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारे पूरी बॉडी में किसी और ऑर्गन में नहीं पाई जाती, इसलिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं. Cardiac muscles are specialized tissues which only find in the heart muscles. So, because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे लंग से हमारे हार्ट में आता है. हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारे हार्ट में आता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट में फ्लो हो जाता है. और फ्लो होने के बाद हमारे सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचता है. सेल्स और टिश्यूज एलिमिनेट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अब अगेन ब्लड में मिलते हैं और ये ब्लड इनको कैरी करके लाता है हमारे हार्ट तक, और हमारे हार्ट से फिर ये हमारे लंग्स के पास जाता है और ये सर्कुलेशन निरंतर चलता रहता है. यही हमारे हार्ट में कार्डियक रिदम को बनाए रखता है और हमारे हार्ट में इस तरीके से पूरा न्यूट्रिएंट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है. सो अगर हमें ये चीज़ समझनी है तो हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है. हमारा हार्ट डिवाइडेड है 2 मेजर पार्ट्स में, जिसको हम राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट बोलते हैं. राइट पार्ट भी डिवाइडेड है अपर एंड लोअर चैम्बर्स में, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम, यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें हमारा हार्ट का ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है. इसमें कुछ एरोज बने हुए हैं जिससे हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है ये इसमें दिखाया गया है. देखिए हार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम में ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा से.
अपर हार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड aorta. These are the upper vessels of the heart which transport blood from the various body parts and then transported it blood to the lungs. अब यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा से हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. गाइस देखिए यहाँ पे ब्लड के कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लू कलर इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं ये थोड़ी सी थिन होती हैं अकॉर्डिंग टू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में ब्लड थोड़े समय के लिए आता है, लाइक माइन्यूट्स ऑफ सेकेंड, और यहाँ पे रुकने के बाद हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में. लाइक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी में 3 तरीके की वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. आर्टरीज का ल्यूमेन थोड़ा सा छोटा होता है और इसमें ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है. वेन्स का ल्यूमेन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है और ये थिन वॉल से बनी हुई होती हैं और इसमें प्रेशर ब्लड का कम होता है, क्योंकि वेन्स का काम होता है वेरियस बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में लाना और आर्टरीज का काम होता है हमारे हार्ट से ब्लड को वेरियस बॉडी पार्ट तक लेकर जाना. सो पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आता है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट से. यहाँ से ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. सो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स के पास. सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है कहाँ पे? राइट एट्रियम में. और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हम देखेंगे यहाँ पे 2 वॉल्व्स लगे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जब एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड का फ्लो होता है तो यहाँ पे ब्लड थोड़ी देर के लिए रुकता है, माइन्यूट ऑफ सेकेंड के लिए रुकता है. देन यहाँ से ट्रांसफर होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत तेज प्रेशर के साथ आता है और हमारी बॉडी में पंप होता है. देन यहाँ से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. अब यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वीन, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी वीन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हार्ट के पास ये उल्टा हो जाता है. यहाँ पे पल्मोनरी वीन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिच इन ऑक्सीजन. नाउ दिस ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. Left atrium is the upper chamber of the heart which is at the left side of the heart. Now अब यहाँ से हार्ट ब्लड का फ्लो होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वॉल्व्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व, क्योंकि ये वॉल्व ब्लड को पुश करते हैं एओर्टा में. एओर्टिक वॉल्व से ब्लड हमारा पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर थोड़ी देर रुकता है, थोड़ी देर लाइक माइन्यूट ऑफ सेकेंड्स रुकता है. देन यहाँ से हमारा हार्ट में ब्लड पंप हो जाता है हमारे एओर्टा में. अब एओर्टा में हम देखेंगे 3 वेसल्स हैं, 3 ब्लड वेसल्स हैं. यहाँ से ब्लड हमारी आर्टरीज में पंप होता है प्रेशर के साथ और हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है और कहाँ जाता है? हमारे सेल्स और टिश्यूज के पास. दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. हमारे हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे पंप होने के लिए जा रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन ला रहा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं अपने हार्ट के स्ट्रक्चर में. ओके, देन वी कम टू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? So this is a simple structure, you can understand it very well.
नाउ देखिए यहाँ पे लंग्स से हमारा ब्लड आता है पल्मोनरी वीन्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आता है पल्मोनरी वीन्स में। अब देखिए लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को इनहेल कर, हमारा लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर में पंप पहुंचाना या इनहेल ऑक्सीजन को हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करना। अब यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स में ब्लड आता है, पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में लगे होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये बाइकस्पिड वॉल्व प्रेशर के साथ खुलते हैं और कहाँ जाता है ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल की दीवारें जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी मोटी होती हैं अकॉर्डिंग टू द एट्रियम। एट्रियम का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो आउटर वॉल्स होती हैं थोड़ी थिन होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड इतना प्रेशर के साथ नहीं आता। वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर के साथ इसलिए फ्लो होता है क्योंकि इसको पंप होना होता है वेरियस बॉडी पार्ट्स में। नाउ ब्लड कम्स इनटू द एओर्टा। नाउ ब्लड कम्स इनटू द एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जर वेसल ऑफ द हार्ट, जिससे ब्लड पंप होता है हमारे शरीर में। अब यहाँ से ब्लड जाता है हमारे बॉडी टिश्यूज तक। बॉडी टिश्यूज में वही गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आ जाते हैं। अब ये ब्लड वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम में लगे होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व प्रेशर के साथ खुलते हैं और अगेन ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में लगे होते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूलर वॉल्व। यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ चला जाता है लंग्स के पास और ये सर्कुलेशन निरंतर चलता रहता है। हमारे बॉडी में 5.6 लीटर ऑफ ब्लड हर 1 मिनट में 3 बार पंप होता है। सो इट इज अ लार्जर वर्किंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब आप खुद ही देखिए 5.6 लीटर ब्लड हर 1 मिनट में 3 बार हमारे हार्ट से पंप होता है। सो क्या हमारा हार्ट बहुत नाजुक ऑर्गन है, बहुत फ्रेगाइल ऑर्गन है? नहीं, क्योंकि हमारा हार्ट बहुत ही मेहनती ऑर्गन है, तो इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हमें इसका ख्याल रखना है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, बहुत टाइम तक हमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते और फिर एकदम से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, लाइक और भी बहुत सारी डिसीजेज हैं जो हमारी बॉडी में अराइज हो जाती हैं। इनको वक्त रहते हम डाइट के साथ, ये डाइट थेरेपी के साथ हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो इससे पहले हमें समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? नाउ वी कम टू द पॉइंट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें ब्लड हमारी आर्टरीज के अंदर प्रेशर के साथ फ्लो करता है और इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर आर्टरीज में वीन्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं mmHg यूनिट में। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर इन मरकरी। सो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग ventricular systole is called systolic pressure and the pressure of the blood inside the artery during ventricular diastole is called diastolic pressure. एक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg एंड नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। अगर किसी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो जाता है या डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg से एक्सीड कर जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। लाइक किसी पर्सन ने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और उसका ब्लड प्रेशर 160 mmHg तक आता है या उससे ज़्यादा आता है, या उसका डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा आता है या उससे भी ज़्यादा आता है, तो उसको हम कहते हैं कि उस पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अब ये कोई बीमारी नहीं है, हाइपरटेंशन कोई बीमारी नहीं होती, बस ये एक लक्षण होता है, एक सिम्टम होता है जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि आगे आने वाले समय में हार्ट में कुछ परेशानी हो सकती है या हमारे हार्ट का फंक्शन हैम्पर हो सकता है या कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो अनट्रीटेड भी हों या जो ठीक से हमारा हार्ट काम ना कर पाए। कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज हो जाती हैं
हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन से की वजह से ही इंसान में हो जाती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कितने टाइप्स का होता है? हाइपरटेंशन के कॉजेज अगर अननोन होते हैं तो इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसेंशियल हाइपरटेंशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड सीवियर हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर 90 से 104 mmHg तक हो जाता है, जिसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी के साथ या सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ या ओबेसिटी को कम करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मॉडरेट हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर 105 से 119 तक हो जाता है, तो इसको न्यूट्रिशनल थेरेपी और बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के साथ हम इसको सपोर्ट करके इसको ठीक कर सकते हैं। और सीवियर हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक प्रेशर 120 से 130 तक हो जाता है, तो इसको भी हम डाइट थेरेपी या ओबेसिटी को रिड्यूस करके या फिर पेरिफेरल वैसोडाइलेटर की मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हमारे शरीर में क्यों होती है? अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो ये हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। नॉर्मली हाइपरटेंशन के लिए कुछ बीमारियां भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, रीनल डिसीजेज, पॉलीसिस्टिक रीनल डिसीजेज, ब्रेन ट्यूमर एक्सेट्रा। हाइपरटेंशन और भी अलग कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि ज़्यादा स्मोकिंग करना, ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सब भी मेजर कॉज हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। डायबिटिक पेशेंट में हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलती है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड क्या होता है? ये इसमें हमारे सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हाइपरटेंशन कोई बीमारी नहीं है। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी एकदम से अपीयर नहीं होते, बट कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेशन दे सकते हैं कि हमारा शरीर हाइपरटेंशन से पीड़ित है। जैसे एकदम से हमें चक्कर का आ जाना, या हमारे हार्ट के ऊपर पेन का फील होना, या फिर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फटीग महसूस करते हैं, लगता है कि हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, हम थक गए हैं और हमें एक्स्ट्रा जो है रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये एक्स्ट्रा रेस्ट अगर हम लंबे समय तक बहुत थकान फील कर रहे हैं तो मे बी इट इज़ द साइन ऑफ हाइपरटेंशन। और कभी कभी हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को भी फील करते हैं कि सांस फूल रहा है, हम थोड़ा सा चले और सांस फूलने लगा। अब ये जो सांस फूल रहा है, क्या ये नॉर्मल कंडीशन है? कभी कभी अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। सो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सिंपली अपनी डाइट को मॉडिफाई करना होता है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होते हैं जिससे हम इस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। डाइट प्रिंसिपल्स में एज अ डाइटिशियन वी प्रिस्क्राइब्ड सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। सो इसमें अगर हम डाइट प्रिंसिपल देखें तो इसमें लो कैलोरी, लो फैट, नॉर्मल प्रोटीन एंड रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट इज प्रिस्क्राइब्ड। अब डाइट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? डाइट मैनेजमेंट में हमें अपनी डाइट में सारे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल बहुत ही इंटेलिजेंटली करना है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें ग्राम्स में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में। लाइक हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्राम्स में रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन में इन मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को डाइट में बहुत तरीके से मैनेज करना होता है। सबसे पहले अगर हम कैलोरीज की बात करें तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को कम कैलोरी इज प्रिस्क्राइब्ड, कम कैलोरीज को लेनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ओबीज है तो ओबेसिटी की कंडीशन में अगर वो सीडेंटरी वर्कर है तो उसको 20 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट कैलोरी का इंटेक करना चाहिए। और अगर एक्टिव वर्कर है तो 25 किलो कैलोरी
पर केजी बॉडी वेट वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है। अगर हम एनर्जी ज़्यादा लेते हैं तो ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को अराइज कर सकता है। प्रोटीन हमें अपनी डाइट में कितना रखना चाहिए? प्रोटीन 60 ग्राम नॉर्मल प्रोटीन हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। और अगर हम कैंपर डाइट की तरफ जाएं तो इसमें इस डाइट में प्रोटीन को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि अगर हम 20 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इट कैन बी गुड। अगर हम इससे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो ये सोडियम की रिटेंशन को बढ़ा देता है। तो इसलिए प्रोटीन को हम अपनी डाइट में कम करके नॉर्मल रख के हम अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं और हाइपरटेंशन की कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है हमारी बॉडी में फैट हम कितना ले रहे हैं, हम अपनी डाइट में फैट को कितना इंक्लूड कर रहे हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट को सबसे पहले फैट को कट डाउन करना होता है। फैट भी हम 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं करना है। हम 20 ग्राम फैट ले सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन ये फैट एनिमल फैट या हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सोडियम का बहुत ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है, क्योंकि सोडियम हमारी डाइट में अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। तो सोडियम हम अगर इस्तेमाल करें, अगर किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन है तो वो 2 ग्राम सोडियम अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकता है। और अगर किसी को सीवियर या मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो वो 1 ग्राम सोडियम का ही अपनी डाइट में इंटेक करे। सोडियम वाटर की रिटेंशन को बढ़ा देता है, और अगर सोडियम रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। पोटेशियम हम सोचते हैं कि सोडियम अगर कम ले रहे हैं तो पोटेशियम भी कम कर देना चाहिए। नहीं, पोटेशियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइपरटेंशन की कंडीशन में, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट में पोटेशियम कम करेंगे तो पोटेशियम के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो 3500 मिलीग्राम पोटेशियम हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कैल्शियम बॉडी में जो है ब्लड के रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है। सो कैल्शियम ही हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए। अगर हम अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करें, लाइक अभी जैसे मैंने आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और सोडियम पोटेशियम के बारे में बताया कि हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन में कितना सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन इस सबका इंटेक करना है। इसके साथ साथ हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाता है कि अगर हम अपने वेट को मैनेज करें, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज है या स्ट्रेस में है और वेट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले उसको अपने वेट को मैनेज करना सीखना चाहिए। और इसके साथ साथ अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत कम करना है। और अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक इज़ अ लीडिंग किलर इन दिस कंडीशन। तो स्मोकिंग को रिड्यूस ही करना है या इसको बिल्कुल कट करना है। स्मोकिंग से हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन की कंडीशन बढ़ जाती है। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो स्मोकिंग को हम अगर रोक दें या स्मोकिंग करना छोड़ दें तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सकता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट की बीमारी से बचने के लिए। हम एक्सरसाइज से बचते रहते हैं, हम सोचते हैं घर के काम कर लिए या हमने थोड़ी सी वॉक कर ली तो हमारी एक्सरसाइज हो गई और हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। नहीं, हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इवन हमारी पूरी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर हम एक ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। हम हर डाइट के बाद थोड़ी देर वॉक करें तो इससे हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
मोस्टली डायबिटिक पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना चाहिए और शुगर लेवल को नॉर्मल रखना चाहिए। फिर भी हाइपरटेंशन की कंडीशन डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। सो अब सबसे लास्ट आई वांट टू से दैट कि हमें टाइम टू टाइम अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा हार्ट अब क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो टाइम टू टाइम मेजर करके अपने ब्लड प्रेशर को हम जल्दी से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, जल्दी से हम कुछ डाइट थेरेपीज अपना सकते हैं, जल्दी से जल्द हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इस कंडीशन से ओवरकम कर सकते हैं। सो अब हमें सोचना होगा कि अब हम अपने हार्ट के साथ हमें क्या करना है। सो अगर आपको ये कोर्स समझ में आया हो सो प्लीज़ कनेक्ट विद मी एंड आशा करती हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझा सकी। थैंक यू विद कनेक्टेड मी।